सोचिए जरा एक ऐसे शहर के बारे में जहां हर गली, हर इमारत सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से बनी हो। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन भारतीय ग्रंथ के बारे में जानेंगे जो हमें बताता है कि शहर बस यूं ही नहीं बसाए जाते थे, बल्कि उन्हें एक कॉस्मिक प्रिसीजन के साथ रचा जाता था। ये है विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, टाउन प्लानिंग पर एक बहुत ही डिटेल्ड ग्रंथ। और ये सिर्फ बिल्डिंग्स के बारे में नहीं है, नहीं, ये एक पूरे समाज को ऑर्गेनाइज करने का एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा समाज जो प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह हार्मनी में हो। ये सवाल सिर्फ आज के अर्बन प्लानर्स का नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले के वास्तुकारों का भी था, और उनके जवाब सच कहूं तो हैरान कर देने वाले थे। तो चलिए एक एंशिएंट बिल्डर की नजर से देखते हैं कि एक परफेक्ट शहर की नींव कैसे रखी जाती थी। देखिए, उस जमाने की बस्तियां रैंडम नहीं होती थीं। ऐसा नहीं था कि कहीं भी कुछ भी बना दिया। हर सड़क, हर मंदिर, हर घर, सब कुछ एक बहुत ही गहरे आर्किटेक्चरल साइंस के हिसाब से बड़ी सावधानी से प्लान किया जाता था। और इस पूरी प्लानिंग का जो आधार है वो है वास्तुशास्त्र। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। ये मानता था कि जैसे नेचर में एक ऑर्डर है, एक व्यवस्था है, ठीक वैसी ही व्यवस्था हमारे रहने की जगहों में भी होनी चाहिए, ताकि यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारी जिंदगी में बैलेंस ला सके। तो किसी भी शहर को बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, सही जमीन का चुनाव। और ये सिर्फ एक अच्छी लोकेशन ढूंढना नहीं था, ये अपने आप में एक पवित्र प्रक्रिया थी। मतलब सिर्फ ये नहीं कि चलो यहां जगह अच्छी है तो बना लो, नहीं, वास्तुशास्त्र ने ये पक्का करने के लिए बड़े ही सख्त और डिटेल तरीके बताए थे कि जमीन स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों तरह से फर्टाइल हो। ये जो टेस्ट थे ना, ये सिर्फ मिट्टी की क्वालिटी के लिए नहीं थे। जमीन का रंग, उसकी खुशबू, वहां कौन से पेड़ उग रहे हैं या वहां बोए गए बीज कितनी जल्दी उगते हैं, इन सब से वो असल में उस जमीन की लाइफ फोर्स, उसकी जीवन शक्ति को माप रहे थे, ताकि ये पक्का हो सके कि ये जमीन एक खुशहाल कम्युनिटी को सस्टेन कर सकती है। अच्छा, एक बार जमीन चुन ली गई तो उसे पवित्र करने के लिए खास रिचुअल होता था। इसमें कीमती धातुओं को जमीन में गाड़ा जाता था। ये सिर्फ सिंबल के तौर पर नहीं था, बल्कि ये माना जाता था कि ऐसा करने से वो जमीन भविष्य में वहां रहने वालों के लिए गुड फॉर्च्यून और प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेगी। तो पवित्र जमीन अब तैयार है। अब इस पर आकार लेता है एक गांव, यानी ग्राम। देखते हैं ये कैसे होता था। ऐसा नहीं था कि वन साइज फिट्स ऑल वाला सिस्टम हो, नहीं। वास्तुशास्त्र में कम से कम 12 अलग अलग तरह के गांव का जिक्र है, और हर एक को एक खास काम या कम्युनिटी के लिए डिजाइन किया गया था। जरा इन दो उदाहरणों को देखिए। एक तरफ है प्रस्तार ग्राम, जो एक स्टैंडर्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड गांव है, और दूसरी तरफ है पूर्वमुख ग्राम, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें किलेबंदी है, राजा के आने जाने के लिए खास महल है। इससे साफ पता चलता है कि हर डिजाइन वहां रहने वाली कम्युनिटी की जरूरतों के हिसाब से टेलर मेड होता था। और प्लानिंग तो इससे भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती थी। जैसे शिकारियों के लिए जंगल में गांव, मछुआरों के लिए नदी के किनारे, और चरवाहों के लिए चारागाहों के बीच में। हर गांव अपने लोगों की लाइफस्टाइल के इर्द गिर्द बनाया गया था। कमाल है ना? तो गांव से आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्लानिंग के सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे शानदार लेवल पर, भव्य शहर या नगर। यहां आकर सोच पूरी तरह बदल जाती है। एक शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं था, वो ब्रह्मांड का एक छोटा रूप था, एक माइक्रोकॉज़म। इसका मतलब यह था कि शहर का लेआउट सितारों और ग्रहों की चाल को दर्शाता था। आर्किटेक्चर यहां एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता था। ये बहुत बड़ा सवाल है ना? लेकिन ये करते कैसे थे? एक शहर को यूनिवर्स का आईना कैसे बनाया जा सकता है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल टूल में छिपा है, जो इस ग्रंथ के केंद्र में है। ये है वास्तु पुरुष मंडल। आप इसे एक सेक्रेड ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। इसमें पुरुष का मतलब है एक कॉस्मिक बीइंग, और इस ग्रिड को उस कॉस्मिक बीइंग के शरीर का प्रतीक माना जाता था। शहर के हर हिस्से को एक देवता को सौंपा जाता था, मानो धरती पर एक ब्रह्मांडीय नक्शा बिछा दिया गया हो। और इसी ग्रिड से शहर की हर चीज तय होती थी। मंदिर कहाँ होगा, बाजार कहाँ लगेगा, यहां तक कि आपका घर किस दिशा में होगा, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि उस हिस्से के देवता कौन हैं। जैसे ज्ञान और शिक्षा से जुड़ी जगहें अक्सर उत्तर पूर्व में होती थी, जो बृहस्पति ग्रह से जुड़ी दिशा मानी जाती है। तो जैसे गांव के इतने टाइप्स थे, वैसे ही शहरों की भी एक से बढ़कर एक वैरायटी थी। किलेबंद कस्बों से लेकर बड़ी बड़ी राजधानियों तक।
हर एक की प्लानिंग अलग, हर एक का मकसद अलग। ये इस विज्ञान की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। चलिए वैजयंत नगर के नक्शे को एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। यहाँ देखिए, सोशल और कॉस्मिक दोनों व्यवस्थाएं एक साथ काम कर रही हैं। शासकों को पूर्व में रखा गया है, जो सूर्योदय और शक्ति की दिशा है। व्यापारियों को दक्षिण में, जो धन के देवता कुबेर से जुड़ा है। ये सिर्फ जोनिंग नहीं है, ये एक ऐसा समाज है जिसका पूरा ढांचा शहर के नक्शे में ही लिखा हुआ है। तो इस सारे प्राचीन ज्ञान का आज क्या मतलब है, और क्या हम इसे पूरी तरह समझ भी सकते हैं? ये इसकी लेगेसी का सबसे बड़ा सवाल है। ये प्राचीन ब्लूप्रिंट्स हमें सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में नहीं बताते, ये हमें उस समाज की वैल्यूज के बारे में बताते हैं जिसने इन्हें बनाया। व्यवस्था पर जोर, संतुलन और ब्रह्मांड में अपनी जगह की एक गहरी समझ। लेकिन ये ज्ञान अब बहुत नाजुक है। इस ग्रंथ के जो मॉडर्न एडिटर हैं वो खुद ये मानते हैं कि इस ज्ञान को आज पूरी तरह से डिकोड करना कितना मुश्किल है। असल में दिक्कत यह है कि जिन कारीगरों के पास इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज थी, उनकी परंपराएं अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। बहुत से टेक्निकल टर्म्स का सही मतलब अब हमें पता ही नहीं है। इसीलिए इस प्राचीन विज्ञान को पूरी तरह से फिर से समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या ये प्राचीन नक्शे सिर्फ इतिहास हैं, या इनमें आज के शहरों के लिए भी कोई सबक छिपा है? शायद सोशल हार्मनी और बैलेंस के वो राज जिन्हें हम आज की भागदौड़ में भूल गए हैं, इन्हीं प्राचीन योजनाओं में कहीं दबे हों। शायद हमें बस उन्हें फिर से पढ़ना सीखना होगा।